तो आखिरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सरकार को नए कदम उठाने पड़े। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। सरकार ने नए टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया। साथ ही सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 भी संसद में पेश कर दिया गया है। उस पर चर्चा की कोशिश की जा रही है। पेपर लीक रोकने के लिए अब एआई और डेटा एनालिटिक्स का सहारा लेने की बात कही जा रही है और एनटीए में बड़े बदलाव भी किए जाने शुरू हो चुके हैं। परीक्षा से जुड़े अपराधों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का भी कवच लगाने की बात कही गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कमिटियां बना देने से, उनके रिकमेंडेशंस पर गौर कर देने से क्या व्यवस्था वाकई में सुधरेगी? जून 2024 में भी हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी। अब नया टास्क फोर्स सामने आया है नंदन नीलेकणी जी की अध्यक्षता में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अंतर क्या है जो पुरानी सोच थी और अब नई कोशिशें जो हो रही हैं। कितने हम उम्मीद करें, कितनी उम्मीद हो कि इस बार बच्चों से छलावा नहीं होगा, इस बार बच्चों की परीक्षाएं फुल प्रूफ होंगी, नकल प्रूफ होंगी, लीक प्रूफ होंगी। तो इस बार जो नए कदम उठाए जा रहे हैं उन्हीं का आज विश्लेषण करेंगे देश के चोटी के विशेषज्ञों के साथ। पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पेपर लीक की वो कहानी जिसने लाखों छात्रों के सपनों को झकझोर दिया, अब उसी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ चुका है। परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक के आरोप और छात्रों का गुस्सा, इन सब के बीच अब सरकार ने दो बड़े कदम एक साथ उठाए हैं। पेपर लीक पर सख्त कानून। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, जो 2024 के मूल कानून में बड़े बदलाव करता है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनता का विश्वास वापस लाने के मकसद से लाया गया है। इस बिल की सबसे बड़ी बात है इसमें दिए गए सख्त प्रावधान। पेपर लीक और नकल जैसी गड़बड़ियों में शामिल पाए जाने वाले लोगों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नए टास्क फोर्स का गठन। बिल के साथ साथ अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक नया टास्क फोर्स बनाया और गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने इससे पहले 2024 में भी टास्क फोर्स बनाया था, जिसकी कमान इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन के हाथों में थी। अब नई जिम्मेदारी इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को सौंपी गई है। हाई पावर्ड टास्क फोर्स नंदन नीलेकणी। टास्क फोर्स के मुखिया नंदन नीलेकणी तकनीकी और डेटा सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। आधार और यूपीआई जैसे डिजिटल सिस्टम बनाने का उनका अनुभव अब परीक्षा प्रणाली में काम आएगा। वे एक ऐसा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसे हैक कर पाना नामुमकिन होगा और एआई आधारित बायोमेट्रिक जांच से फर्जी परीक्षार्थियों को भी पकड़ा जा सकेगा। हाई पावर टास्क फोर्स वी कामकोटी। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के सर्वर और सॉफ्टवेयर को साइबर हमलों से बचाने का जिम्मा संभालेंगे। एआई की मदद से हर सिस्टम पर सवालों का क्रम बदला जाएगा ताकि सेंटरों पर स्क्रीन शेयरिंग या लोकल सर्वर हैक करने जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाई जा सके। हाई पावर टास्क फोर्स एस सोमनाथ। इसरो के पूर्व चीफ एस सोमनाथ स्पेस मिशन जैसे जीरो एरर प्रक्रिया प्रणाली लागू करेंगे। प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर रिजल्ट घोषित होने तक हर स्टेज पर कई परतों की जांच होगी ताकि इंसानी गलती या तकनीकी खामी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाए। हाई पावर टास्क फोर्स तपन डेका। आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका पेपर लीक गिरोह और परीक्षा माफियाओं पर नजर रखने के लिए खुफिया नेटवर्क और रियल टाइम साइबर मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करेंगे ताकि लीक होने से पहले ही गड़बड़ी पकड़ी जा सके। हाई पावर टास्क फोर्स अमृतलाल मीणा। लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृतलाल मीणा प्रश्न पत्रों की छपाई, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को तमाम पुख्ता करेंगे। जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक वाले कंटेनर इस्तेमाल होंगे जो तय समय और जगह पर ही खुलेंगे ताकि पेपर ट्रक से गायब होने या फोटो खींचने जैसी घटनाएं पूरी तरीके से रुक सके। हाई पावर टास्क फोर्स अनीता करवाल और पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल छात्र नीति और एकाडमिक सुधारों का जिम्मा संभालेंगी। सीबीएसई की चेयरपर्सन रह चुकी करवाल ग्रेस मार्क्स, आंसर की और आपत्तियों के निपटारे और परीक्षा केंद्रों के लिए सख्त एसओपी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। यानी
टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, लॉजिस्टिक और प्रशासन, चारों मोर्चे पर ये नया टास्क फोर्स एक साथ काम करेगा। साथ ही अब कानून भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या नया टास्क फोर्स और नया कानून दोनों मिलकर पेपर लीक की घटना को रोक पाने में कामयाब होंगे? ये सवाल अब भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर वी रामगोपाल राव सर, ग्रुप वाइस चांसलर हैं बिट्स प्लानिंग कैंपसेस के, फॉर्मर डायरेक्टर IIT दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है राव सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर विक्रम सिंह सर, चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर सिंह आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक पांडे सर, जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है पांडे सर आपका भी। गुड इवनिंग। थैंक यू। प्रोफेसर राव, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी ये बड़ा फैसला लिया गया है सर, अभूतपूर्व फैसला लिया गया है, और नंदन नीलेकणी सर के बैकग्राउंड पर, उनकी कॉम्पिटेंस पर तो मतलब किसी को भी कोई शक ही नहीं है। जो भी टास्क उनको दिए गए हैं वो ज़मीन पर उतारने के लिए उनका पूरा एक लेगेसी रही है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास सर, और कितना आप आश्वस्त हैं कि ये नई जो टास्क फोर्स है अब वो बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी? आई थिंक दे नीड टू, उनको बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लेना पड़ेगा। अभी एक बार कंडक्ट कर पाया तो हर साल कंडक्ट करेंगे, इसका कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स। अगर आप पेन एंड पेपर का एग्जामिनेशन 2.5 मिलियन स्टूडेंट्स को कंट्री में इतना जगह जगह पे करना इतना आसान बात नहीं होगा। तो आई थिंक दे नीड टू फंडामेंटली रीथिंक दिस एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस। एक है कि एक 2 स्टेज एग्जामिनेशन होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग, जो एनटीए के पास सारा स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करने का दे शुड डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट। तो उसमें मल्टीपल सिटिंग्स में आप स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे और उसमें नॉर्मलाइजेशन करेंगे। उनमें से जितने भी लोगों को आप लेना चाहेंगे वो स्क्रीनिंग टेस्ट से, उनके लिए वो फाइनल एग्जामिनेशन दे कैन देन कंडक्ट for the selected students, like जैसा जेई में होता है, जेई मेंस होता है, देन जेई एडवांस्ड होता है। जेई मेंस एनटीए कंडक्ट करती है और जेई एडवांस्ड इज कंडक्टेड बाय आईआईटीज, राइट? तो सिमिलरली नीट के लिए भी वो जो मेंस है, नीट मेंस, उसको वो नीट मेंस को एनटीए कैन कंडक्ट। But when it comes to NEET Advanced, then AIIMS and top medical institutions should take control and do that. That's where IITs can also help them. And also NTA का structure अभी ये structure से आप नहीं कर पाएंगे वो स्क्रीनिंग टेस्ट भी। उसके लिए आपको यूपीएससी टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसके लिए परमानेंट स्टाफ चाहिए, उसके लिए एकेडमिशियंस चाहिए, जो जैसा यूपीएससी में वो एग्जामिनेशन होता है तो वो टाइप का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। ऐसा एनटीए में सब एक्सटर्नल स्टाफ को लेके वो कभी नहीं कर पाएंगे। अनदर थिंग, दे नीड टू फोकस ऑन द नेशनल एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ 1-2 प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस है गवर्नमेंट का एग्जामिनेशंस के लिए। हम ऐसा प्राइवेट प्लेयर्स को लेके इतना बड़ा एग्जामिनेशन ईयर आफ्टर ईयर कंट्री में नहीं कंडक्ट कर पाएंगे। सो आई थिंक स्लोली वी नीड टू बिल्ड दैट नेशनल एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट का स्कूल्स कॉलेजेस हर जगह पे है, उनमें ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के लिए कंडक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक विद ए कंप्यूटराइज्ड टेस्ट, a 2-stage examination, NTA conducting the screening test, and the concerned institutions conducting their own test. If it is CUET, then the central universities should come forward and do that. If it is NEET, then the AIIMS should come and do that. For IITs, anyway, IITs are doing that. I think that kind of a model with a computer-based kind of a testing, right, based on a question bank, right? I think that part of it NTA can do very well, in addition to building that infrastructure, right, nationwide for doing an examination of this magnitude. I think आपने बहुत important एक टेक अवे दिया है सर अपने वक्तव्य से, and that is digital नेशन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाना होगा। अभी क्या है कि हम पूरी की पूरी परीक्षा व्यवस्था को हम देखते हैं बहुत ही स्कैटर्ड है, अलग अलग है। इसके लिए आपको एक फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब नंदन नीलेकणी सर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक डिजिटल आर्किटेक्चर की भावना आती है, लेकिन उसकी स्केलेबिलिटी के लिए उन्होंने एक सुरक्षित सिस्टम बनाया। ब्लूप्रिंट जब उन्होंने तैयार किया तो इंटीग्रेट किया सारा का सारा। तो वो इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो इंटीग्रेशन नहीं कर पाए
सारी परीक्षाओं का, तो शायद उतने एफर्ट्स जो है हमारे वो उतने काम नहीं आ पाएंगे। प्रोफेसर विक्रम सिंह, आपसे समझना चाहेंगे सर, इस बार हमने देखा है कि इस तरह की कमिटीज़ में जो कि रेयर होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व चीफ को हमने इसमें शामिल किया है, तपन डेका सर को। जाहिर सी बात है उनका काम होगा कि कैसे डार्क वेब, टेलीग्राम नेटवर्क, इंटरस्टेट पेपर लीक माफिया का जो पूरा सिंडिकेट है उसको ट्रैक करना कितनी बड़ी चुनौती होगी सर, क्योंकि स्थानीय संरक्षण भी हमने देखे हैं इस पूरे मामले में, स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत हमने देखी है, परीक्षा केंद्रों की निगरानी का जिम्मा जिनके पास था हमने उनकी मिलीभगत इसमें देखी है, और बड़े गुप्त तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती होगी सर, और आईबी का ये जो एंगल आया है इसमें निगरानी का या कमिटी में होना, ये कितना सिग्निफिकेंट आप देखते हैं सर इसे? नमस्कार दीपक जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। स्वागत। आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए प्रबल इच्छा शक्ति। ये वही चीज है, कानून कितने बना ले, अगर इच्छा शक्ति का अभाव है तो हम कुछ जमीन पे कर नहीं पाएंगे। अब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबल इच्छा शक्ति है। जैसा प्रोफेसर राव साहब ने कहा है कि दो चीजों में उनका वक्तव्य को मैं विभाजित करूंगा, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उनकी प्लानिंग होगी। अब जो आपका प्रश्न है कि डेका साहब की मौजूदगी और उसका अभिप्राय और आयाम क्या है, अभिप्राय यह है कि आपराधिक गतिविधियां और माफिया संरक्षण, वो राजनीतिक संरक्षण हो और कोर्ट क्राफ्ट से मेरा मतलब है एन केन प्रकारेण, हम दंड से बच जाएं, जुर्माने से बच जाएं, बेनामी ट्रांजैक्शंस कर लें, संपत्ति दूसरों के नाम कर दें, हमारी संपत्ति अटैच न हो। इन तमाम चीजों के मद्देनजर एक पूर्व आईबी के अध्यक्ष का समिति में रहना ये इस बात का इंगित करना है। मैं समझता हूं कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई होगी, क्योंकि किसी भी स्टेट चीफ को अगर फोन करता है पूर्व आईबी अध्यक्ष डेका साहब, तो मान के चलिए कि उनकी कुंडली, आपराधिक इतिहास, सजायाबी, और अगर उनको न्यायालय से दोष मुक्त हुए हैं तो उस दोष मुक्त होने में क्या किसी को दंडित किया गया, हमारा कोई प्रमाद था, हमारा का मतलब पुलिस का या प्रोसिक्यूशन का कोई प्रमाद था, और प्रमाद था तो कोई कार्रवाई हुई। ये तमाम चीजें केवल एक पुलिस अधिकारी कर सकता है कि जो हमारी सॉफ्ट अंडरबेली है दीपक जी, उसमें कमियां कहाँ है, कहां पर हमने पहले चोट करके उसको कुप्रभावित किया, और आज हम ऐसा क्या करें कि दोबारा हमारे साथ ये दुर्घटना ना होने पाए। तो डेका साहब की बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज है, क्योंकि आपने कहा डार्क वेब और तमाम क्रिप्टो करेंसी का रिश्वत देने का तरीका, माल को अब हवाले के जरिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी ये और जो तमाम साधन है उसके जरिए दूसरी जगहों पे टैक्स हेवन्स में भेज देना, इन तमाम चीजों के लिए डेका साहब की मौजूदगी एक वरदान साबित होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपसी कोऑपरेशन, कुछ स्टेट्स हॉस्टाइल हो जाते हैं, जो हॉस्टाइल होते हैं तो उनके बारे में जैसा राव साहब ने कहा, आपको अपनी एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी के जरिए कोई कट एंड ड्राई सॉल्यूशंस नहीं मिल सकते। आपने अच्छी शुरुआत की है, इससे अच्छी कोई समिति बन नहीं सकती थी। ये कि हमारी विश लिस्ट के अनुरूप ये 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय की समिति बनी है, लेकिन समिति की जो है उसके जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन, $1 मिलियन क्वेश्चन यही होगा कि किस हद तक हमने उसका अनुपालन सुनिश्चित किया, और जहां पर कभी कोई फॉल्ट लाइंस आई हमने उनको एड्रेस कैसे किया और कन्विक्शन तक हम ले जाए। हमारी शुरुआत आज हो जानी चाहिए कि जो भी माफिया जिनके कोर्ट में चल रहे केस फास्ट ट्रैक में डाल करके 90 दिन के अंदर, जैसा कि आश्वासन दिया गया है, सजा दिला दें, क्योंकि बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है दीपक जी। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तमाम एजेंसियों का, और ये 6 सदस्यीय पैनल अपनी अपनी कॉम्पिटेंस को अगर धरातल पर नहीं उतार पाई उस कोऑर्डिनेशन के लिए, तो बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाएगी व्यवस्था। क्योंकि आपने सही कहा, और हम लोग खुद इस बात का एहसास कर रहे हैं कि इससे बढ़िया पैनल हो नहीं सकता इन मौजूदा हालातों में। तो बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, बट देखते हैं। बहुत क्विकली अशोक पांडे सर आपके पास आ रहा हूँ। अशोक पांडे सर, एक चीज़ जो लग रही है, अगर कहीं पर डिजिटल इशू होते, कहीं पर अगर सिर्फ लॉजिस्टिक्स के इशू होते तो उसको फिक्स किया जा सकता है, लेकिन कहीं पर अगर इंसान इन्वॉल्व है, इंसानी लालच इन्वॉल्व है, तो अब जैसे हमने नीट पेपर लीक के केस में हमने देखा कि जिन व्यक्तियों के ऊपर पेपर सेट करने की जिम्मेदारी है, वही व्यक्ति उसके पास फुल एक्सपोजर है एग्जामिनेशन पेपर का, एंड देन वही बाहर आकर के उसको लीक कर रहा है। तो इसमें तो किसी के दिमाग के अंदर कोई कमिटी घुस जाए, कोई टास्क फोर्स घुस जाए, ऐसा बड़ा असंभव लगता है। तो जब स्थितियां यहां तक आ चुकी हैं कि इंसान का दिमाग ही करप्ट हो गया है, तो उस एंगल से कितना चुनौतीपूर्ण लगता है नए टास्क फोर्स का काम सर आपको? पांडे सर। बड़ा दीपक जी, बड़ा सुंदर सवाल है, और मैं
इसी विषय पे आ रहा हूं, और वो इसलिए कि हमारे पूर्व विद्वान वक्ताओं ने जो दो बिंदुओं पर प्रकाश डाला, एक तो ये रेखांकित किया प्रोफेसर राव ने कि जेईई की तरह भी इसको भी हम एक दो चरणबद्ध करें। विक्रम सिंह साहब ने जो बताया कि आईबी की भूमिका इसमें, और बहुत सारे एंगल, और मैं इसी पे आ रहा था कि ये पूरी जो प्रक्रिया है इसमें चार विवाद के विषय हैं। पहला तो तकनीकी है, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा प्रशासनिक है, जिसके ऊपर भी प्रोफेसर राव ने थोड़ा सा इशारा किया था कि हमारा जो एनटीए है या जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उनके अंदर एक नए सीरियसनेस की, एक नए इंटेंशनैलिटी की और एक नई जिम्मेदारी की आवश्यकता है। मैं अगर उदाहरण देना चाहूं तो इसे एक ऐसी व्यवस्था बनना पड़ेगा जिसमें शायद हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कॉन्फिडेंशियलिटी में काम करता है या इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं। उस तरह की भूमिका में हमें अपने एग्जामिनेशन प्रणाली को लाना पड़ेगा, लेकिन वो भी शायद हो सकता है। लेकिन तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण आपने बताई कि जो सामाजिक और शैक्षणिक जो उसका पहलू है, वो तो निश्चित रूप से बहुत ही विकट है। और उसके लिए बताइए, समाज में अगर ये अपराध है या करप्शन है तो उसके लिए एक शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए, और उसके लिए हमारा एक दंड विधान क्या होना चाहिए, और वो कितना जो है कारगर हो, कितना वो ट्रांसपेरेंट हो, प्रभावी हो, इसके बारे में भी हमें इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। और इसीलिए शायद इस कमेटी में एक हमारी जो पूर्व शिक्षा सचिव मैडम अनीता करवल जी की जो भूमिका होगी, शायद वो उसी दिशा में ले जाने के लिए है। लेकिन दो तीन चीजें और भी मैं लाना चाहूंगा कि ये सारी फिक्सेशंस हैं, लेकिन जो इसके मूल में भी हमें जाके ये देखना पड़ेगा कि हम उन किन बातों को प्रभावी बनाएं, जिससे कि नीट की परीक्षा हो, जेईई की परीक्षा हो, वो एक लाइफ डिटर्मिनेशन का एक मार्गीकरण जो हमारा हो गया है, और उसकी वजह से कि इसी के वजह से हमारी जिंदगी की सारी चीजें हल हो जाएंगी, उसके बारे में भी हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। जो कोलेटरल चीजें पैदा हो गई हैं देश में, उनकी भी बड़ी भूमिका है। डमी स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, हाई स्टेक चीजें जो बन गई हैं, उसके बारे में भी मैं समझता हूं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं इस कमेटी के, उनको इंक्लूड करना चाहिए, और तभी इन सारी चीजों को हम एक इंटीग्रेटेड मैनर में देख सकते हैं और संभवतः उसका कुछ हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। बट द ह्यूमन एलिमेंट एक ऐसा प्रश्न है जो रह जाएगा अभी भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम यही समझने की कोशिश करेंगे, जो मैं कह रहा था कि ये सॉफ्टवेयर ग्लिच अगर होता तो फिर किसी सॉफ्टवेयर आप एक्सपर्ट को लेकर के आइए। अगर ये इशू सिर्फ डीपीआई का है तो फिर आप आधार मॉडल टाइप का एक परीक्षा मॉडल ले आइए। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम है ह्यूमन इंटेंशन। उसको कैसे हम क्रैक करेंगे या ये टीम क्रैक करेगी, इस पर भी चर्चा होनी बाकी है। एक फुल प्रूफ पेपर लीक प्रूफ और एक एग्जामिनेशन की इकोसिस्टम के लिए छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राव सर, जो बड़ा एक सवाल है कि अगर ये पेपर लीक कोई टेक्निकल ग्लिच होता तो संभवतः हम किसी तकनीकी कमेटी से बहुत ज़्यादा उम्मीदज़दा होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर इनसाइडर थ्रेट की है, जो हमने नीट में देखा, एक ह्यूमन एंगल की है। इसमें सोच का एक बहुत बड़ा इशू है। दुनिया में बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो टर्की का दिया जाता है कि कैसे वहाँ की जो परीक्षा एजेंसी है OSYM, वहाँ के जो कंप्यूटर सर्वर्स और सॉफ्टवेयर रूम के अंदर बैठे जो कुछ अधिकारी थे, उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर के जो धार्मिक और राजनीतिक सिंडिकेट्स हैं, जिन्हें गुलेन मूवमेंट कहा जाता है, उनको सांठगांठ करके पूरे देश के प्रश्न पत्र अपने लोगों को पहुंचा दिए थे, अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को भेज दिए थे। तो ये जो इंटरनल सिंडिकेट्स की जो इशू है वो कैसे सॉल्व होगी सर? ये टेक्निकल के साथ साथ एक एथिकल इशू भी आ जाता है, तो ये थोड़ा एक थिन लाइन है जिसको हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती होगी। इसको कर सकते, टेक्नोलॉजी इसका सोल्यूशन है। अगर आप देखेंगे कंट्री में अभी भी बिटसैट एग्जाम भी होता है, उसमें क्या एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया जाता है। वो क्वेश्चन बैंक में आपको 100,000 200,000 क्वेश्चंस रहेंगे। तो व्हेन स्टूडेंट्स गो टू अ सेंटर, हर एक सेंटर में एक अलग अलग क्वेश्चन पेपर अपीयर होगा उनको, क्योंकि वो एल्गोरिथम के साथ
वो जो भी क्वेश्चन बैंक है उससे एक ही लेवल का क्वेश्चंस को वो लोग चूज करेंगे, एक ही लेवल का क्वेश्चन स्टूडेंट्स को अपीयर हो जाएंगे, हर सेंटर में एक अलग अलग पेपर आ जाएगा। तो आप ऐसा करने से क्या होता है, वो प्रॉब्लम जहां पे भी लीक है उसको आप लोकलाइज कर सकते हैं। वो एक सेंटर में आपको टोटल नेशनल लेवल में कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन बैंक करके वो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा क्वेश्चन 200,000 तक क्वेश्चंस डाल के हर स्टूडेंट को आप वो क्वेश्चन बैंक से एक एल्गोरिथम से एक ही टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे, एक ही स्टैंडर्ड। बट सर अगर 25 लाख बच्चों की परीक्षा होगी सर, इतना बड़ा हम कर पाएंगे? Isn't it going to be a mammoth task? But that is the thing, that's the only way you can avoid that. Right. Otherwise अगर आप एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, सारा स्टूडेंट्स को वही क्वेश्चन पेपर लिखना है, तो वो क्वेश्चन पेपर कहाँ एक जगह पे भी लीक हो जाएगा, तो आपको सारा एग्जामिनेशन कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम को लोकलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एनटीए अगर स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे, स्क्रीनिंग टेस्ट में ये सब कर सकते हैं। वंस अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट से कुछ लोगों को आप सेलेक्ट करेंगे, उनके लिए आप डिटेल्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, जैसा जेई एडवांस्ड है। जेई एडवांस्ड एग्जाम सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, लेकिन जेई मेंस 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो आई थिंक एनटीए शुड स्टिक टू स्क्रीनिंग टेस्ट, राइट, बेस्ड ऑन a question bank, then use a normalization process, and then based on that you select certain number of students, then the institutional involvement becomes important. आपने सही कहा सर, these institutions will conduct the examination. राइट सर, या राइट सर, आपने सही कहा। एक्चुअली हम इसको कहते भी आए कि बड़ा टास्क है, लेकिन आप कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, समय की कमी है। संक्षेप में उत्तर चाहूंगा प्रोफेसर विक्रम सिंह सर। चीन का हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वहां की भी जो गांव परीक्षा है उसको देश में वहां के प्रश्न पत्रों को स्टेट सीक्रेट का दर्जा दिया जाता है। सेना की निगरानी में बक्से चलते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन होता है, संभवतः जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भारत में अब नया। बट वहां पर भी डिजिटल पेपर लीक और धोखाधड़ी का रैकेट आया। वहां पता चला 1 लाख से ज्यादा एडवांस वायरलेस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त हुए। तो कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजिकली आप कितना भी एडवांस हो जाएं, जो सिंडिकेट है वो डाल तो वो पात वाली स्थिति में रहते हैं। तो वहां तक हमारी सोच जाए, कैसे काम होगा सर? दीपक जी, आपने अपने प्रश्न का उत्तर पहले ही खंड में दे दिया था। जो दिमाग में कीड़ा आता है, आपने ये शब्द का प्रयोग किया, दिमाग में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अशोक जी ने कहा था एक मार्गीकरण। इन दोनों बिंदुओं के ऊपर हम देखें, जहां इच्छा शक्ति होगी वो संभव होता है। और आप इसमें कर दें दी ओनर्स ऑफ प्रूफ, जैसे यूएपीए में है, मकोका में है, दी ओनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन दी एक्यूज्ड। आप यहाँ पे 10 साल के बजाय आजीवन कारावास कर दें, और जो जुर्माना है उसकी समस्त चल अचल संपत्ति, क्योंकि सारा खेल जो है वो अर्थ का है। अगर वही अर्थ अगर अनर्थ में परिवर्तित हो जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डिटरेंस जरूर है। समाप्त तब भी नहीं होगा जब चीन में नहीं समाप्त हुआ, तो हम चीन से भी सीख सकते हैं, और जहां पे जो दुर्व्यवस्था टर्की में हुई उससे सीख सकते हैं कि व्हाट नॉट टू डू। लेकिन इसमें हम बड़ी आसानी से डूज एंड डोंट्स में 15 बुलेट पॉइंट्स अगर हम अपना लें। समय आज कम है, इसलिए मैं यही कहूंगा, इच्छा शक्ति जहां है हर चीज संभव है। और अगर हम चोर दरवाजा खुद ही खोल देंगे तो हम मुसीबत को दावत दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, समय की कमी है, पांडे सर के पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में पांडे सर के इनसाइट्स हम और लेंगे अपने वक्तव्य में। वो ऑलरेडी बहुत सारी गंभीर बातें हमारे सामने कह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, प्रोफेसर राव, विक्रम सिंह सर, पांडे सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि एक पेपर लीक प्रूफ इकोसिस्टम और मजबूत एग्जामिनेशन का इकोसिस्टम हमें मिले। धन्यवाद, नमस्कार।